हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं रुपिंद्र सचिन कडिवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर दैट इज वन एंड ओनली केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन, जहां पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस के बहुत अच्छे डीप कंसेप्ट का स्टडी कराया जा रहा है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं देखते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 7 सर। तो 7 से पहले क्या हम 6 कर चुके हैं? बिल्कुल डेफिनेटली हम ये 7 सैंपल पेपर से पहले 6 सैंपल पेपर कर चुके हैं। तो क्या और भी कुछ कर सके? हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही बता रहा हूं मैं। आर्यंत के हम सैंपल पेपर कर चुके हैं 6, दिस इज 7। इसके अलावा हम क्या कर चुके हैं? एक्सेप्ट दिस वी हैव ऑलरेडी डन एजुकार्ड 7 सैंपल पेपर्स। कुछ बच्चों का था कि कुछ सर स्पेसिफाई एक वन शॉट हो या डिटेल नोट्स हो। सो जिस बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट है सो दे कैन सर्च आवर प्लेलिस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन सर्च आवर डिटेल्ड नोट्स। वहां पे आपको हर चैप्टर के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी एक भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप वहां से कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी कवर किया हुआ है। और टाइम को देखते हुए अगर देखते हैं कि पूरा डिटेल नोट नहीं करना है तो बहुत जल्दी चैप्टर को अगर रिवाइज करना है तो डेफिनेटली वी हैव अवेलेबल फॉर यू एंड देयर आर वन शॉट इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। वन शॉट आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो भी सारे साइंस के अपलोड हो चुके हैं। आपको सारे प्रीवियस ईयर हर चैप्टर के चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? डेफिनेटली ये सारा आपको मिल जाएगा। चलिए, और आज के सैंपल पेपर की अगर बात करते हैं तो इसकी खास बात क्या है कि इस सैंपल पेपर को हम 1 आवर 30 मिनट से पहले कंप्लीट करने वाले हैं, सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। चलिए, तो डिले नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स पोर्शन से स्टार्ट हुआ है। और क्या कहता है? इतनी सारी वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एज गिवन बिलो। यानी वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जो 2011 से लेके 16-17 वाला बैच था, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था, ठीक है। और एक बुक आती थी एवरग्रीन, बहुत ही अच्छी बुक थी। तो उसमें ये बहुत सारे टाइप्स, मतलब 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन होते थे हर अलग अलग बुक में। 2 क्वेश्चन तो आपको उस बुक में मिलते जरूर थे। तो इस बार अगर देखते तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है हमारे न्यू सेशन में, मतलब 2021 और 22 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, बट उसमें क्या था, वैल्यू चेंज थी। बट इस बार आपको थोड़ा इजी वे में आ रहा है ये क्वेश्चन। इजी वे में कैसे? यहाँ पर आपको इंटरवल अगर आप देखते हैं, इंटरवल बिल्कुल सेम मिलेगा। देखो 0.5 से 1 है तो 0.5 का डिफरेंस है। सेम एज सेकंड वैल्यू से थर्ड वैल्यू पे जाते हैं, फिर 0.5 वैल्यू का डिफरेंस है। सेम एज यहां देखते हैं 0.1 0.1 0.1, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि यहां पे आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में मिला हुआ है। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। कह रहा प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं आपके y एक्सिस में ले रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस का एंड x एक्सिस में ले रहा हूं करंट का, जो एम्पियर में, ठीक है। तो अब आपका 0.1 का डिफरेंस है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 एंड 9। 0.5 का डिफरेंस था हमारे वोल्टेज वाले स्लॉट पे। 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5। अब आप सोच रहे होंगे कि 3.5 वैल्यू तो दी नहीं है। नहीं दी है, अभी बिल्कुल नहीं दी है, लेकिन आपको जब 3.5 नहीं दिया, लेकिन इंटरवल बिल्कुल सेम लेने के लिए, यूनिफॉर्म लेने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि किस टाइप का इससे ग्राफ बनेगा। तो अगर हम देखते हैं 0.5 वोल्टेज पर कितना कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। तो ये कुछ ये वाला स्लॉट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। सेम एज 1 वोल्टेज पे 0.2 एंड सो ऑन। और जब हम इसको मर्ज करते हैं तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज का कोरस्पॉन्डिंग करंट के साथ जो ग्राफ है, इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप। अगर कोई ऑप्शन में दे दिया या केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया तो इसे कह सकते हैं ये स्लोप है। और 9th क्लास में आप स्टडी करके आए कि स्लोप को आप क्या क्या बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका स्लोप है, रेजिस्टेंस है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। यानी ये हमारे जो यूनिफॉर्म जो ग्राफ आया है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो
करंट है किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि ग्राफ कैसा आएगा यूनिफॉर्म के लिए, स्ट्रेट लाइन रहेगा। वोल्टेज और करंट के लिए जब यूनिफॉर्म ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, तो ये आपका रहेगा बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा, यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज है। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो डेफिनेटली ओम्स लॉ तो लगेगा ही, V बाय I इज इक्वल टू R। अब आपके पास V भी बहुत सारी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज है, सेम एज करंट। तो अब क्या करेंगे इस केस में, आप डिफरेंस ले लेंगे किसी भी दो वैल्यूज का। जैसे मैं ले लेता हूं, ये हमारी करंट, ये वोल्टेज की फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। बट आपको ध्यान रखना है कोरस्पॉन्डिंग करंट भी आपको यही लेना है, I2 और I3। ठीक है, चलते हैं। अब लेते हैं यहां पर I अगर हमें निकालना है तो I3 माइनस I2 यानी 0.3 माइनस 0.2, ये आ गया आपके पास 0.1 एम्पियर। वोल्टेज के लिए भी हम सेम यही करेंगे। अब I3 के जब करंट हमारा I3 था तो वोल्टेज कितनी थी 1.5, V3 माइनस V2 1.5 माइनस 1.0, ये आ गया आपका 0.5 वोल्टेज। सर हम क्या V3 और V2 ही लेंगे, क्या V4 और V5 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, आंसर रिमेन द सेम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बाय I इज इक्वल टू R। तो V हमारा आ गया 0.5 एंड करंट आ गया 0.1, ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास 5 ओम रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा मैं घूमता रहूंगा बार बार क्योंकि स्लाइड आपकी बंद ना हो जाए, आप इतना क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, करेक्ट एक नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट इन टू फॉर्म C एंड D। चलो होने दो भाई, फिर क्या देख लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेंगे अभी क्या है ये। तो A हमारा एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और ये क्या कहते हैं कि इसकी दो फॉर्म है C एंड D। तो जब भी हम टर्म 2 की बात करते हैं, टर्म 2 में जब डिफरेंट फॉर्म्स की बात करता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करता है दो फॉर्म। दो फॉर्म किसकी थी, हमने तीन फॉर्म स्टडी की थी, एलोट्रोप्स की, राइट। तो एलोट्रोप्स की बात अगर हम करते हैं तो एलोट्रोप्स किसके होते हैं, कार्बन के। ठीक है, अब कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, यस कार्बन एक नॉन मेटल है। तो कार्बन के दो ही फॉर्म है, एक्चुअली में तीन स्टडी करी हमने, उसमें से दो को स्टडी करेंगे। एक हमारे पास था ग्रेफाइट, एक हमारे पास है डायमंड, एंड थर्ड वन इज जो बकमिस्टर फुलरिन ने बताया था, बकमिस्टर फुलर ने बताया था फुलरिन स्ट्रक्चर। चलो और इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या मिलती है यहाँ से। कहता है जो C है इट इज अ गुड कंडक्टर एंड D इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आइडेंटिफाई A C D। अच्छा A की बात करते हैं तो एलोट्रोप से हमें याद आ गया कि हमारे पास A तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा। B की बात करते हैं कि गुड कंडक्टर, तो इन तीनों में से गुड कंडक्टर कौन सा होगा, ग्रेफाइट। तो हमारे पास B तो नहीं है, हमारे पास C है। ये हमारे पास आ गया है C। ठीक है, तो C की अगर हम बात करते हैं तो C हमारे पास आ गया है ग्रेफाइट। D बैड कंडक्टर है, हार्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा डायमंड, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कोरस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन से बाउंड होते हैं। बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, यानी चांसेस ही नहीं है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कंडक्शन नहीं। तो ये हमारा आगे C और D हमारे क्या क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पुट करता है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन द C एंड D इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस में या तो आप उसको हम टेबल में ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट डायमंड। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं कि ग्रेफाइट जो है क्या है, ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का है, ये हमारे सॉफ्ट नेचर के हैं, सॉफ्ट नेचर, और सॉफ्ट नेचर होने की वजह से इनको एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं एंड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल्स। तो इट इज अ गुड कंडक्टर,
इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलते हैं डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड की अगर बात करते हैं तो डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड, मतलब हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो ये हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट कह लीजिए, रिजिड मटेरियल है, हार्डेस्ट और रिजिड मटेरियल। अच्छा लुब्रिकेंट, ये तो बहुत सॉफ्ट नेचर है, लेकिन ये बहुत हार्ड नेचर का होता है, इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम? ज्वेलरीज में कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? ज्वेलरीज में हो गया, ग्लास कटिंग में हो गया। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, जो हमारे स्पेस जेट होते हैं उनकी विंडो पर इसकी कोटिंग होती है, स्पेस जेट में डायमंड की। अच्छा बात करते हैं और गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। अभी क्वेश्चन से ही ये पॉइंट मिल गया था कि जो डायमंड होते हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लगता है कोई भूत हमारे को फॉलो करता है, बार बार मिटाया जा रहा है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस लिए है? इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ गए बच्चा? चलो सबसे अच्छा मेरा बच्चा है ना, सबका यही नारा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है एनवायरनमेंट चैप्टर से। व्हाई डू पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट, यानी इकट्ठे के होते हैं एट एजियोट्रोपिक लेवल इन अ फूड चेन। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि केमिकल्स का कंसंट्रेशन का नाम क्या है? तो डेफिनेटली बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, राइट? तो उसको कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे। अब वाई पूछ रहा है, कहता है व्हाई डू पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। क्यों होता है? बिकॉज द केमिकल्स लाइक DDT pesticides are नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हैंस इट गेट एक्यूमुलेटेड, इट गेट एंटर कर लीजिए पहले, इट गेट एंटर इनटू प्रोड्यूसर्स which get successively increased in each tropic level, in each tropic level of food chain, of food chain। अच्छा फूड चेन में एंटर करने को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या है? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नहीं, यही बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज known as बायोमैग्निफिकेशन। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका कीवर्ड्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह व्हिच पेस्टिसाइड्स वाज बीइंग स्प्रेड बाय द फार्मर ऑन द क्रॉप्स। अभी आपको बता क्या है? DDT। अच्छा DDT के कई बार शॉर्ट फॉर्म, पहले तो शॉर्ट फॉर्म पे पूछ लेता था, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म तो मैंने लिख दी है केमिकल की, अब इसकी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस किस को पता है। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म। मुझे भी पता चलना चाहिए भाई कौन बच्चा जिंदे बच्चे कौन कौन से देख रहे हैं, मुझे जिंदे ही देखेंगे भाई, भूत तो क्या देखेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे पता होना चाहिए। एक तो यार नाम जरूर लिखा करो, एक तो आपका जो नाम होता है ना, मैक्ची क्लच, पेरिस, पता क्या क्या नाम लिखा होता है, मुझे पता नहीं चलता। आप मुझे जरूर नाम लिखा करो, मैं भी अपने भाई बहनों को जानूं यार क्या क्या नाम है। तो कमेंट सेक्शन में इसका पूरा फुल फॉर्म बताएंगे, समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, अरे वाह, a student is observing a permanent slides showing the subsequently the different stages of asexual reproduction taking place in amoeba। तो अमीबा के डिफरेंट asexual reproduction में अमीबा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस की बात करें। कहता है कि नेम द टाइप ऑफ asexual reproduction in amoeba। तो अमीबा में किस टाइप का asexual reproduction होता है? तो अमीबा में न्यूक्लियस का एलोंगेशन होता है, एलोंगेशन के बाद वो न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और देन 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस टाइप का जो स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकिंग होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, जो पेरेंट सेल है इट गेट स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और किस किस के अंदर होता है? सबसे पहला हो गया हमारा अमीबा ही हो गया है। कहां गया हमारा अमीबा? सबसे पहला अमीबा। अमीबा के बाद अगर बात करते हैं हमारा
और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम एंड एक और पार्ट यहां पूछ लिया कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन प्रोसेस अकर इन अ डेफिनेट या डिफाइन ओरिएंटेशन। डिफाइन ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये तो हमारा हुआ था हॉरिजॉन्टली, इनका स्प्लिटिंग होना है, यानी ओरिएंटेशन मतलब घूमने के बाद कुछ वर्टिकल सेक्शन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है? तो वो हमारा आंसर रहेगा भाई लिशमेनिया। लिशमेनिया की अगर हम बात करते हैं तो लिशमेनिया में वर्टिकल सेक्शन में स्प्लिटिंग होता है, बनते अमीबा की तरह बाइनरी फिजन ही होता है बट कुछ वर्टिकल सेक्शन में होता है और ये वर्टिकल सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिशमेनिया की बात करते हैं इसे काला अजर या ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फिजन के बारे में। फिजन का एक और पार्ट था, ये बाइनरी फिजन था, दूसरा था मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है? मल्टीपल फिजन का मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है और प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए कॉज होता है, मतलब एक सोर्स है तरीके का। ठीक है ना, तो मच्छर कैसे फैलाते हैं? प्लाज्मोडियम के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम स्लाइड चेक कर लेते हैं। हमारी स्लाइड चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन सिमिलर काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर? अच्छा, यहाँ मल्टीसेलुलर पूछ लिया। कह रहे जैसे बाइनरी फिजन के अंदर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है, 2 डॉटर सेल बना लेता है, ऐसा कौन सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी स्प्लिटिंग होता है? तो अगर हम देखते हैं हमारे पास कितने थे, वेजिटेटिव है उसको तो नहीं होगा भाई, बडिंग की बात करते हैं उसमें तो बड बनता है, नहीं होगा। रीजनरेशन में तो एक लोस्ट पार्ट बनता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, और क्या? फिजन तो होगा नहीं। एक बचता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन तो सेक्सुअल यूनिट स्पोर्स होती है, तो वो भी नहीं है। तो कौन सा पार्ट ऐसा? सारे बता दिए, तो पार्ट बचता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे है? फ्रेगमेंटेशन में बॉडी इफ स्प्लिट इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स देन ईच पार्ट ग्रो इनटू या प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। यानी यहां पर फ्रेगमेंटेशन में जितने पार्ट्स कट होंगे उतने पार्ट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। अब यहां पे कितने न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे? 3 न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर यही बात मैं रीजनरेशन के बारे में बात करता तो वहां पर न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं, वहां पर सिर्फ लोस्ट पार्ट रीजनरेट होता है, लोस्ट पार्ट ही रीजनरेट होगा। और ये किसके अंदर होता है? ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। तो इन चीजों का छोटा छोटे बातों का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि रीजनरेशन प्लेनेरिया के एक्सेप्ट और किस में होता है? तो वो होता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा में बडिंग भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। तो इतना आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, बट ये आंसर सिर्फ यही रहेगा, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ताकि आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं ब्लैक माउस, मैं भी क्या बोल रहा था, एक ब्लैक माउस है, ग्रीन कलर लेते हैं। एक ब्लैक माउस मेड है विद अ ब्राउन माउस, यानी ब्लैक और ब्राउन मेज की मेटिंग हो रही है, एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग आर ब्लैक। तो एक बार नोटेशन देख लेते हैं, ये हमारे हो गए हैं ब्लैक माउस। तो ब्लैक को ले लेते हैं कैपिटल बी, ब्राउन को ले लेते हैं स्मॉल बी, ब्राउन एंड ब्लैक। अब इनकी मेटिंग हुई है माउस की, और मेटिंग के बाद क्या पता लग रहा है हमें? दे आर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एंड द ऑफस्प्रिंग आर आल्सो ब्लैक। इट मींस जो ये ब्लैक कैरेक्टर्स है, ब्लैक जीन्स है, जो ब्लैक माउस के जो जीन्स है, दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पुट करता है, what kind of the offspring would you expect and in what proportion? कब? if two of the black offspring mate with each other। भाई ये ब्राउन, ये ब्लैक और ये ब्राउन का मेटिंग हुआ, नाउ रिजल्ट कम आउट टू बी ब्लैक ऑफस्प्रिंग। अब ये ब्लैक वाला ब्लैक वाले के साथ ही क्या करेगा? ब्लैक वाले के साथ ही क्या करेगा? F2 जनरेशन में आएगा, मीटिंग करेगा। तो कहता है कि नेक्स्ट वाले में क्या क्या केसेस आएंगे और किस प्रोपोर्शन में आएंगे। तो ऐसे ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरह सेम है क्वेश्चन, F1 जनरेशन है और F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में प्योर ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक एंड रिसेसिव कैरेक्टर जो ब्राउन है। तो नए जो सेकंड जनरेशन जिसमें ब्लैक माउस अदर ब्लैक माउस के साथ मीटिंग करेंगे तो उसमें एक कैरेक्टर
ब्राउन भी रीजनरेट हो जाएगा, मतलब एक रीअपियर हो जाएगा। वो कहता है कि प्रोपोर्शन बताओ। प्रोपोर्शन बताने के लिए सबसे पहले देखना होगा भी कितने टोटल ब्लैक है। तो टोटल ब्लैक यानी 3। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है फिनेटिक रेशो, यानी फिनोटाइप रेशो पूछ रहा है। टोटल ब्लैक हो गया आपके पास 3, ब्राउन हो गया 1, तो 3:1 प्रोपोर्शन में फिनेटिक रेशो होगी। अगर वो पूछ रहे हैं कि इसकी जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप में इसके जीन्स बताने हैं। तो प्योर ब्लैक कितने हैं, 1 है, प्योर ब्राउन कितने हैं, 1 है, एंड ये 2 ये वाले ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो आ गया आपकी 1:2:1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ ये पूछा है कि कितने प्रोपोर्शन में। तो आप कोशिश करो कि दोनों रेशो बताए जाए। सबने क्या होता है, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप रेशो पूछा, प्रोपोर्शन पूछा है। अब प्रोपोर्शन में डिपेंड करता है टीचर क्या सोचेगा, जीनोटाइप पूछा है कि फिनोटाइप पूछा है, ठीक है। तो वहां पे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप फिनेटिक रेशो को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर जेनेटिक रेशो को, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप दोनों को बताएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो सर कि एक का नहीं पूछा दूसरे का आंसर एग्जामिनर दे देगा? बिल्कुल देगा। जितनी इंफॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे सीबीएसई चेकिंग में, वो आपका बेनिफिट रहेगा बहुत ज्यादा। वहां पे बच्चे का देखा जाता है कितने प्रोपोर्शन में लिखा है, कितनी नॉलेज है, कितना कंसेप्ट पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। भाई हमने भी पेपर चेक किया, हमें भी थोड़ा बहुत पता है। तो यहाँ पे आप दोनों आंसर जरूर राइट करेंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब रीजन में आप बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्या बताएंगे रीजन में? रीजन में ये बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आए थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। वाह क्या ब्यूटीफुल वर्ड है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी टीचर को ये पता है कि इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडल के जितने लॉ थे वो पता है। एंड F2 जनरेशन में ब्राउन कैरेक्टर्स आ जाएंगे बिकॉज दीज ब्राउन कैरेक्टर्स आर रिसेसिव ट्रेट्स व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन F2 जनरेशन। तो ये इसके रीजन में देंगे और प्रोपोर्शन बता देंगे। आपके आंसर इसमें कहीं नहीं गया, पूरे 2 के 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर को देने ही पड़ेंगे। माता छीन ले रहे भैया ना मार्क्स, एग्जामिनर से छीनना सीखो नंबर। नंबर कैसे छीनते हैं? अच्छा इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे दिया है ब्लड ग्रुप के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी 11 से लेकर अगर 17-18 तक देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था ये। चलो देख लेते हैं क्या पुट अप करता है यहां से। कहते एक मैन है, ब्लड ग्रुप है इसके पास O, marries a woman with the blood group B. Okay, they have a daughter and what will be the blood group of daughter? यानी अब आपको ब्लड ग्रुप बताना है डॉटर का। तो पॉसिबल देखते हैं केसेस क्या बनेंगे। अगर ब्लड ग्रुप हम मैन की बात करते हैं, इट हैज ब्लड ग्रुप O, तो ये इसके जीनोटाइप क्या, जीन्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे O ग्रुप के लिए। फीमेल की बात कर रहे हैं यानी वीमेन की बात कर रहे हैं हम, तो वीमेन की अगर बात करते हैं इसका ब्लड ग्रुप है B, तो ये क्या प्रोपोर्शन बनाएगा, IB-IO, और एक बनेगा IB-IB का। ना उसमें से किस तरीके के जीन्स पार्टिसिपेट करेंगे? यहां से तो भाई पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ IO वाले, यहां से पार्टिसिपेट करेंगे IB वाले भी और IO वाले भी। अब प्रोपोर्शन क्या क्या बन सकता है आपका, मतलब दोनों की जब मीटिंग होगी, दोनों के जीन्स मिक्स होंगे तो किस तरीके का प्रोपोर्शन बन सकता है? अगर यहां से IO है, यहां से भी IO है, तो ये बन गया आपका O ब्लड ग्रुप। अच्छा मेल तो एक ही शेयर कर सकता है अपना कॉन्ट्रीब्यूट O वाला। अगर यहां से अगेन IO आ रहा है, यहां से IB आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप हो सकता है B। सो B ग्रुप बनेगा जब यहां से फीमेल से B ग्रुप शेयर होगा, यहां से IO शेयर होगा। दोनों अगर IO जीन्स को शेयर कर रहे हैं तो वहां पे O ग्रुप होगा। तो डॉटर के पास कितने ब्लड ग्रुप होने के चांस है? या तो O ब्लड ग्रुप होगा या B ब्लड ग्रुप। नोटेशन बहुत मैटर करती है आपकी, तो ये नोटेशन, ये जीन्स कौन कौन से आ रहे हैं ये आपको मेंशन जरूर करना है। ये जीन्स कह लीजिए, गेमेट्स कह लीजिए, यहाँ पे गेमेट्स बोलिए, गेमेट्स अच्छा वर्ड है, गेमेट्स आएंगे। ये गेमेट्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है, जब ये मीटिंग होगी तो ये वाले जीन्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के जो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस बार, सैंपल पेपर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे पुटअप किए हैं। चलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन देखते हैं। पानी, वाटर, नीर, वाह। कहता है 2 or more resistors are connected end to end to each other, then they are said to be connected in series। बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको बहुत सारी चीजें तो बता ही दी है कि जब एंड से एंड कनेक्ट होती है रजिस्टर, एंड से एंड, तो एंड से एंड कनेक्ट होने में ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है।
द फॉलोइंग फिगर शो द कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर इन सीरीज। दिखा दिया, यहाँ पे एक एमीटर है, पैरेलल में वोल्ट मीटर है, यहाँ पे सोर्स लग गया, की लग गया। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम ईच। यानी आपके पास जितने भी रजिस्टर हैं, कितने रजिस्टर हैं, आप बल्ब की बात कर रहे हैं तो 8 हैं, हर एक की वैल्यू 20 ओम है, और इसकी 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, जितने भी हमारे 8 जो बल्ब लगे हुए हैं, हर एक की वैल्यू 20 ओम है। तो हमने क्वेश्चन बहुत पहले एनसीईआरटी कांसेप्ट स्टडी किया था, इफ देयर आर नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग सेम वैल्यू देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी RS is equal to NR। RS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, यानी अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस। N का मतलब है नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर, ये हो गया वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर। तो पुट कर दो भाई, N की वैल्यू आपको गिवन है 8 बल्ब्स, तो 8, R की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ गया 120 ओम आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। वो कहता है अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, यानी हर एक रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब क्या है, करंट तो सेम चलेगा ही इसके अंदर। अब करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी ये दोनों सेम है तो रेजिस्टर भी सेम होगा सबका, तो यानी इन सभी का रेजिस्टेंस भी सेम है। ये चीज आपको वहां पे आंसर में लिखना है। इट मींस ईच रजिस्टर हैव सेम रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चा, सबसे अच्छा। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं वैसे आंसर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स क्या मतलब हर सैंपल पेपर में, अगर चाहे एजुकार्ड को उठा लो, आर्यन का उठा लो, उस वाले को उठा लो, ऑफिशियल सैंपल पेपर उठा लो, कोई सा भी सैंपल पेपर उठाओगे आपको ये वाला एनसीईआरटी कांसेप्ट आपको मिलने वाला है। और जहां तक अभी अगर आप न्यू सिलेबस की बात कर रहे हो तो बेचारे ये टॉपिक शायद इंडक्शन वाला कट चुका है, ऑफ सोर्स, RIP इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मेरा भी फेवरेट है, बड़ा मजा आता है। और ये आपके +2 में भी आ जाता है, शायद ये आपका +2 क्लास में है। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो जल्दी से हमारे नेक्स्ट सिलेबस में आ जाए। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कट हो गया था 2 साल बाद, फिर दे दिया हमें भाई, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। सीबीएसई का 2 साल से पता नहीं चला करते क्या ये। एक कोयल है P विच इज कनेक्टेड टू द टॉर्च। ये P कोयल है, प्राइमरी कोयल है जो टॉर्च से कनेक्टेड है, बल्ब से कनेक्ट है। प्लेस पैरेलल टू अनदर कोयल Q as shown in the figure, explain the following observation, the bulb lights up। जब ये बल्ब लाइट अप कर रहा है, यानी ऑन हो रहा है, अब जल रहा, बच्चा हम बोलते हैं जल रहा है, जलता थोड़ी ग्लो करता है। बल्ब लाइट्स अप एंड द बल्ब्स गेट डिमर इफ द P is more up, move upward। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि बल्ब लाइट अप कब होगा। यहाँ पे AC सप्लाई है, यानी करंट की सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पे करंट सप्लाई होने से क्या होगा, यहाँ से करंट की सप्लाई आने से क्या होगा, when the current flowing through this coil Q, then what will happen, it produce magnetic flux and the coil which is associated with it, यानी P coil की बात कर रहे हैं, तो due to change in the magnetic field in Q, there is production of magnetic flux in the coil P। अब इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, then there will be the induction of current in this circuit, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा and that current induce light up this bulb। तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है। इसकी AC की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका फील्ड चेंज हो गया, और इसके अंदर जैसे ही फ्लक्स बना उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने की वजह से ये लाइट अप कर जाएगा। ये आपको राइट करना है इसके अंदर। अब वो कहता है बल्ब गेट डिमर इफ वी
इफ द कोयल P इज मूव्ड अपवर्ड, अब इस कोयल को हम अपवर्ड मोशन दे रहे हैं, यानी रिलेटिव मोशन दे रहे हैं। रिलेटिव का मतलब है ये यहीं पर है, इसको मोशन कर रहे हैं। तो एज वी मूव द कोयल अपवर्ड, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोयल चेंजेस या डिक्रीजेस। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ P डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, induced current will be lesser, induced current will be less। अच्छा, इंड्यूस करंट कम होगा तो क्या होगा, ये जो बल्ब है ये डिम ग्लो करेगा। समझ गए? टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा राउंड अबाउट में करके पूछ रहा है, आंसर आपका छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं और रिप्रोडक्शन में से स्प्रेंजियम के ऊपर क्वेश्चन ना आए तो भाई क्या ही क्वेश्चन आया। कहते हैं इन द गिवन डायग्राम स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अब राइजोपस की बात दे दी है, यानी एग्जांपल हमें दे दिया है। इज शोन द स्पोर हैविंग अ कवरिंग ऑफ थिक वॉल अराउंड इट। ये जो स्पोर के ऊपर जो आउटिंग कवरिंग होती है, ठीक है, ये क्यों है? व्हाट इज इट्स एडवांटेज? तो ये एडवांटेज क्या है इसका? इसका एडवांटेज ये है कि जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, लाइक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी, जब तक ये इसको नहीं मिलते फैक्टर, तब तक ये इस स्पोर्स को, जो इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। यानी इट मींस इट प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज स्पोर्स फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइक हाई टेम्परेचर and less humidity या high humidity. In the favor of environmental conditions, this outer coating bursts and these spores comes out. ये spores बाहर आ जाते हैं and form number of individual. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होने तक ये इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आंसर छोटा सा है यार, इस छोटा सा आंसर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मेनली इसमें हम बात करेंगे फेवरेबल कंडीशन की। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो इन अनफेवरेबल कंडीशन में इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोटेक्ट करता है कौन? ये आउटर हार्ड कवरिंग। चलिए और क्या कहता है? इन दिस गिवन, इसको छोटा कर लेते हैं। इन दिस गिवन फिगर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज शोन, नेम द बॉडी पार्ट इन विच देयर टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन मेल एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स आर रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। आउट ऑफ द बॉडी पूछा, ये नहीं पूछा कि कहां से निकल रहा है प्रोड्यूस होके। सबसे पहला पार्ट कहता है विच देयर टेस्टिस आर प्रेजेंट, तो उस बॉडी पार्ट का नाम बताना है। तो यहां पे बॉडी पार्ट कौन सा है? थिन पाउच ऑफ स्किन दैट एनक्लोजेस टेस्टिस एंड प्रोवाइड optimum temperature for production of sperm is scrotum। ये बोलते हैं स्क्रोटम। ये आउटर पार्ट में होता है और इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री लेस होता है ना। वो कहता है कि द पार्ट फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स रिलीज आउट, तो स्पर्म कहां से रिलीज होता है? स्पर्म यहां से रिलीज होता है यूरेथ्रा से। इजैकुलेशन के टाइम पे या मीटिंग के टाइम पे यूरेथ्रा से स्पर्म आउट हो जाता है। तो इसके सेकंड पार्ट में हम आंसर राइट करेंगे, द पार्ट फ्रॉम विच द स्पर्म्स गेट आउट या रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी इज थ्रू द यूरेथ्रा। बेहतरीन, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से आपका बनेगा 3 मार्क का क्वेश्चन। और हर बार बताता हूं कि 1+1+1 पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यानी एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। चॉइस मिल जाएगी आपको, 2+1 मार्क्स में मिल सकता है क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के तो बहुत कम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 3 मार्क्स वाले में, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। 1 मार्क्स में आपको सेपरेट, इसका मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन रह भी गया तो मतलब आपके पास ऑप्शन मिल जाए।
ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? वाओ, दिस इज कॉल्ड बच्चों वाला क्वेश्चन। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस that flows from north to south pole outside the magnet, ये लिखना जरूरी है, outside the magnet and south to north inside the magnet। ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो साउथ से नॉर्थ चलती है और नॉर्थ से साउथ चलती है, वो मेंशन करना जरूरी है कि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड मैग्नेट चलती है, ठीक है, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। अंडर दिस फील्ड लाइंस एनी मैग्नेटिक मटेरियल experiences a force of attraction, experiences a force of attraction। और क्या क्या पुट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में? जो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक पूछा जा रहा है, क्राउडेड और डेंस फील्ड आर स्ट्रॉन्गर वन या हैविंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां पे स्ट्रॉन्गर होगी? जहां पे फील्ड लाइन डेंस होगी या क्राउडेड होगी। ये क्वेश्चन पुट अप करता है, तो इतना पार्ट पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भी आपका बहुत पहले से ही, ये तो मतलब ऑल टाइम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर तो डेफिनेटली बनेगा ही, ये बनेगा, ये 100% 100% 16 आने 100% वाला क्वेश्चन है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है भाई? यहां पर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की, ये फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, ठीक है सर। अगेन यहां से ये एमर्ज आउट हो रही है और यहां से ये एंटर कर रही है, ठीक है। तो यानी जब भी हम बात करते हैं पोल की, तो ये पोल कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये पोल वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर या तो फील्ड लाइंस एमर्ज हो रही है या एंटर कर रही है, और कहीं पे भी पोल नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट। अच्छा, आउटसाइड द मैग्नेट क्या है? नॉर्थ से साउथ है, तो फील्ड लाइन है ही। अब बात करते हैं कुछ अनदर फील्ड लाइंस की, जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूं एक, ये येलो वाली है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये यहां से एंटर कर रही है और ये साउथ में जा रही है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या ये इसकी बात करते हैं? ये फील्ड लाइन है भाई, हमने कहा था कि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट चलती है, तो चल रही है, तो ये फील्ड लाइन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि मैग्नेटिक पोल हमेशा वहां एग्जिस्ट करते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर होती है, मीट करती हुई। अब यहां से निकलती है तो यहां पे लग रहा है कि हमें मिल रही है, तो दो पोल होते हैं हमारे मैग्नेट की, हमें पता है। अब अगर ये फील्ड लाइन यहां पर कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, तो क्या है इसका मतलब? यहां पे भी पोल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, चाहे वो बार मैग्नेट है, चाहे होर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, राउंड मैग्नेट है, सभी के दो पोल होते हैं। अगर यहाँ पे एक दो फील्ड लाइन कट रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक और पोल है, और जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी बात करते हैं, यहाँ पे पोल मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ, अरे इतने तो पोल होते भी नहीं है। तो अब आंसर क्या राइट करेंगे? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन more direction are there, more direction या more pole appears which is not possible, simple, खत्म, टाटा, बाय बाय। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व क्यों बनाती है? अभी पिछले ही डायग्राम में तो बताया है बच्चा, अरे यहां कहां गया, ये रहा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ चलती है, एंड इनसाइड की बात करते हैं तो वो साउथ से नॉर्थ चलती है, ठीक है। तो हेंस दे मेक कर्व पाथ, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां चल रही है। अच्छा, अंदर की बात करते हैं, ये अंदर की बात है।
अंदर की बात करते हैं तो अंदर कैसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ से नॉर्थ चलती है और ये सिंगल ही होती है। तो इस तरीके से बना रही है भैया क्लोज कर्व। तो राइट क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है और नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है। हैंस दे मेक क्लोज कर्व या कर्व पाथ। ठीक है, बेहतरीन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए हाजिर है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पुट करता है। कंसीडर टू एलिमेंट। भाई इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। लेट मी हैव सम पानी देन स्टार्ट करते हैं कहानी। अच्छा डायलॉग है, पसंद आया। कंसीडर टू एलिमेंट्स ए का नंबर है 17 एंड बी का नंबर है 19। थोड़ा थोड़ा बीच में शत्रुघ्न आ जाता है मेरा, थोड़ा शत्रुघ्न निकल जाता है मेरा। राइट द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब 17 की अगर बात करते हैं तो 2 8 7 इसकी कंफिगरेशन है, यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, ये ग्रुप होगा 17। सेम अगर हम इधर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन की, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल 1। सो भाई ये भी कौन सा ग्रुप होगा, ये होगा ग्रुप 1। 19 नंबर पे ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट है, तो हेलिना ने करी रब से फरियाद। तो नंबर 19 का यहां पे आता है हमारे पास 2881। अच्छा ये कौन से पीरियड में दिख रहा है आपको, ये हमारा फर्स्ट पीरियड में आता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट है, पीरियड 4। अच्छा इसकी बात करते हैं 17 ग्रुप का। अब 17 ग्रुप में देखते हैं, आपको पूरा एक ना माइंड मैप होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड जहां 2 एलिमेंट आते हैं, ये सेकंड पीरियड जहां पे आपके 8 एलिमेंट आते हैं पीरियोडिक एटॉमिक नंबर 10 तक। तो फर्स्ट और सेकंड पीरियड तो हो नहीं सकता है। थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो यहां पे हमारा आ जाता है सोडियम और मैग्नीशियम 11 और 12, और ये चलता है हमारा लास्ट तक आर्गन तक जिसका नंबर है 18। अब 18 से पहले ही तो 17 आएगा आपका। ठीक है, तो आपको कौन सा पीरियड हो गया, ये होगा आपका पीरियड थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमको पसंद आया। चले अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ए एंड बी कौन से थे, A17 B19। चलिए A17 287 B19 यानी 2881। अगर आप यहां देखते हैं तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा ए। तो यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बी ए कंपाउंड बनेगा। अच्छा अभी क्वेश्चन मेरा यहां से है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आपके बॉन्डिंग के ऊपर आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 के सेकंड पार्ट में किस टाइप की बॉन्डिंग बन रही है, बॉन्डिंग। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर ही, दूसरा क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि ये क्या कंडक्शन कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्शन। कैन दिस ए बी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन दिस कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या बस इतना ही पूछूंगा, नहीं तो आपको हिंट मिल जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन है, किस टाइप की बॉन्डिंग है, और आपको मिलेंगे पूरे हमारे चैनल की तरफ से 1000 थैंक यू 1000 ब्लेसिंग। पैसे नहीं मिलेंगे आपको, पैसे का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा कंडक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी 1000 ब्लेसिंग्स आंसर राइट बताने के लिए। तो बॉन्डिंग किस टाइप की है और कंडक्शन किस टाइप की, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखते हैं। The electronic configuration of element is 283 2 KLM।
8 3, यानी टोटल आ गया आपके पास 13। स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड, जहां पे भी ग्रुप और पीरियड के बारे में बात करें ना, तो इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना, पहले बता देता हूं कि कौन सा ग्रुप है कौन सा पीरियड है, तो एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इसके लिए भी RIP, ये चैप्टर भी हमारे न्यू सिलेबस से राम राम हो गया है, ठीक है ना, शायद सारा ही हो चुका है, अफसोस। ये क्वेश्चन यार, ये चैप्टर तो बड़ा फेवरेट था, जो इस साल कर लेंगे ना बच्चे, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से फ्री के क्वेश्चन बनते हैं आपके। बट अगले साल तो वे बेचारे बच्चे सोचेंगे काश आ ही जाता चैप्टर, लेकिन कुछ बच्चे खुश भी होंगे, पेरियोडिक टेबल नहीं याद करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं भाई, जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे तब तो आएगा ही। अच्छा 13 है, जो 13 वाला है, अगेन याद करेंगे पेरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हमारा जो एल्यूमिनियम आता है ना, वो फर्स्ट में आएगा ना सेकंड में, तो पीरियड आएगा आपका थर्ड, ग्रुप आप मुझे कमेंट में देंगे। चलो देखते हैं, बताए, चलो बता ही देता हूं यार, आपका ग्रुप कौन सा आएगा। अब ये ग्रुप 13 बनेगा आपका, ठीक है। आपका जो एल्यूमिनियम आता है वो कुछ इधर आता है, इस साइड पर, यहाँ पे 13 नंबर पे, ठीक है। 13 एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन 17 आ गया, फिर आर्गन आ गया। तो इस तरीके से बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और ऑप्शन में देखते हैं, राइट द नेम, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट X। ये हर क्वेश्चन में इसके बारे में क्यों याद दिलाते हैं, समझ नहीं आता है। बट ये बाबू सोना छोड़ देना भाई, 10 दिन का टाइम है, क्वेश्चन कर लो आराम से, कोई एक्स नहीं है यहाँ पे। हुज एटॉमिक नंबर इज 11, तो एटॉमिक नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारा सोडियम है, जो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। इसका पीरियड कौन सा बनता है, इसका पीरियड बनता है थर्ड, ग्रुप बनता है 14, एंड इसके जो ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के होंगे, इसके इट्स ऑक्साइड हैज बेसिक ऑक्साइड। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से दे दी, आप यहां से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, एटॉमिक नंबर दिया है तो इसको हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, डेफिशिएंसी में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम कौन सा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, और ये कैसा ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये एक मेटल है, और एक चीज और, ये मेटल है। वैसे मेटल पता लग ही गया कि जब मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ही होंगे भाई जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनता है भाई साहब, हमारा नाम जरूर रोशन कर देना, ऋतिक रोशन वाला नहीं, रोशन वाला। चलो सेकंड पार्ट, the modern periodic table has been evolved through the early attempts of Dauvergne and the Newlands. List one advantage and limitation of 3 attempts. तो सबसे पहले बात करते हैं डोवर्नियर की। तो डोवर्नियर जी ने क्या बताया था, इसका क्या एडवांटेज है। सबसे पहले, we can easily find out mass of element इन मिडल वन। जो मिडल एलिमेंट था उसका मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, मिडल वन। ये इसका एडवांटेज था। और डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब जितने भी वो एलिमेंट्स लेते थे उनको ट्रेड्स बोलते थे, तो हर ट्रेड्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता था। जैसे शॉर्टकट बताया था मैंने, नानी पास। नानी पास का मतलब N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS आर्सेनिक। तो आर्सेनिक और नाइट्रोजन का अगर हम मास का मीन लेते हैं तो वो ये फास्फोरस का मास नहीं देता है, तो यहाँ पे ये डोवर्नियर ट्रेड फेल हो गया था, तो ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद देखते हैं हम न्यूलैंड जी की। तो न्यूलैंड जी ने जो बताया उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये था कि इसमें हम एलिमेंट को बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते थे। सो इट इज
वेरी इजी और अप्रोचेबल टू अंडरस्टैंड properties of element, अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल्सो, मतलब इसको बहुत इजी था लर्न करना। कैसे? जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करती है एट्थ के साथ। अब यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन मैंने जब पहले भी बताया था, तो वहां पे आपको हमेशा क्या करना, नोबल गैस को छोड़ देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अब हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो एट्थ एलिमेंट हमारा सोडियम रहेगा। ये जो नोबल गैस वाले एलिमेंट है इनको हम नहीं छेड़ेंगे, नोबल गैस वाले एलिमेंट को नहीं छेड़ेंगे भी नहीं, ये स्टेबल एलिमेंट है। तो जो प्रॉपर्टी हमारे फर्स्ट एलिमेंट की है वही हमारे एट्थ एलिमेंट की होगी। एग्जांपल जैसे इसका एटॉमिक नंबर है थर्ड, तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर हम देखते हैं तो इसका नंबर होता है 11, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो एट्थ की प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल कर रही है, मैच कर रही है। ये था हमारा मेंटोस जिंदगी। अरे मेंटोस जिंदगी नहीं, न्यूलैंड्स का लॉ था। अच्छा, इसके भी क्या बात थी, ये भी क्या था, इस टाइम पे ये सारी प्रेडिक्शन जो कर चुका था वो पॉसिबल नहीं हुई, मतलब ये वैलिड था सिर्फ कैल्शियम तक। तो डिसएडवांटेज ये रहा, इट इज वैलिड फॉर एटम्स ऑफ लोअर मास टिल मास 40 मास किसका होता है? कैल्शियम का। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता था रूल, उसके बाद ये फॉलो नहीं हो पाया। बहुत ही दुख की बात है। मेरे एक स्टूडेंट है, वो हमेशा जब भी मैं उनको पढ़ाता था ना, तो वो हमेशा कहते थे कि सर पहले इनकी थ्योरी दे दी, फिर उनके डिसएडवांटेज बता के उनको रिजेक्ट कर दिया, तो हम इसको लर्न क्यों करते हैं? ना करो भाई, इस बार तो सीबीएसई ने हटा ही दिया तो खुश हो जाओ उन बच्चों के लिए। अब वो 10th में आ गए हैं तो वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे, है ना? शायद मेरे ख्याल से मैं नाम बताता हूँ उनका। सबसे पहले तो नवजोत और खुशी, एक है हमारे पास, हमारे नवजोत भैया जी। नवजोत भैया तो बिल्कुल खुश हो जाने वाले हैं कि उनको पढ़ना ही पड़ेगा। इतने आलसी बच्चे, उनसे पूछूंगा ना बड़े होकर क्या करना है, फॉरेन जाना है, क्या करना है, ट्रक चलाना है, वो तो बड़ा खुश हो जाने वाले। एक चैप्टर कम हो गया है लेकिन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है। अच्छा, हमारी कृति जी, इनका भी, ये तो इतने खुश हो जाएंगे। इनको सिर्फ बायो पढ़नी होती है, इनको कुछ नहीं करना, इनको बायो पढ़नी है बस। चलो, एक हमारे देवांशी जी हैं, उनको कुछ मर्जी कह दो, वो तो सारे पढ़ लेते हैं टॉपिक, बेचारी शरीफ बच्चे। चलो कोई बात नहीं, अच्छे हैं, ऐसे बच्चे होने भी चाहिए। अब एक राम कहानी स्टडी कर लेते हैं भाई हम। चलो, राम कहानी हमारी वीडियो चल रही है अच्छी, बढ़िया। तो राम कहानी क्या कहती है? कहता है इन मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है यहाँ पे हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही पिंक कलर फ्लावर्स डोमिनेट ओवर द व्हाइट कलर फ्लावर्स। तो दो फ्लावर्स के कलर की बात कर रहे हैं, कलर्स की, पिंक और व्हाइट। इफ द पेरेंट्स बिलोंग टू द प्योर ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट ट्रेट विद द प्योर ब्रीडिंग ऑफ रिसेसिव ट्रेट, व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिनोटाइप ही होता है। फिनेटिक रेशियो पूछेगा F1 की, एंड इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ फर्टिलाइज, अब इनको सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया, देन व्हाट वुड बी द phenotype ratio and how many dominant and recessive trait will be produced। अब ध्यान से देखना यहाँ क्या पुट किया है, how many dominant and recessive trait will be produced in the progeny, explain with the illustration। पूरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अभी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, पिंक कलर है एंड व्हाइट कलर है, हाजिर हो कलर, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, येलो लेते हैं। अच्छा, पिंक कलर की बात करते हैं, हम कैपिटल पी से डिनोट कर लेते हैं, ये हमारे पिंक कलर के जीन्स है। व्हाइट कलर की अगर बात करते हैं, स्मॉल पी से ले लेते हैं, स्मॉल पी। क्या बात है। अब क्या होगा F1 जनरेशन में, व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन
pink and the white genes, then what will happen in the F1 generation? In F1 generation, only dominant character will appear, that is pink. तो पिंक कलर ही फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में ये कुछ इस तरीके से दिखाया होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, 4 बार दिया होता है। तो भाई एक ही बात है वो सारे की सारे, ठीक है। हम मान के चले कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा पिंक है, तो उसे एक बार भी नोटेशन दे सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको हम यहां से रब कर देते हैं। चले, ये आ गया हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे हमारे पिंक। अब क्या होगा, इन द F2 जनरेशन व्हेन दीज आर सेल्फ पोलिनेट, देन दीज इन द मोनोहाइब्रिड द प्योर पिंक and pink characters यानी pink colors and one recessive trait that is white one will also appear in F2 generation, यानी सेल्फ पोलिनेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन होगी तो यहाँ पे ये आउटकम्स आएंगे, पिंक 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 व्हाइट। तो यहाँ पे पूछ रहे कि फिनेटिक रेशियो क्या है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या बनेगी, टोटल पिंक कितने एंड कितने व्हाइट आए हैं F2 जनरेशन में, ये हमारे रहेंगे सेकंड जनरेशन। अब इसको एक्सप्लेन करना है क्यों है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ओनली दोस कैरेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हिच आर डोमिनेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होंगे, एंड व्हाइल द अदर कैरेक्टर विल अपीयर इन द सेकंड जनरेशन दैट आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स या रिसेसिव कैरेक्टर, दिस डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, दिस अपीयर इन F2 जनरेशन। अच्छा, यहाँ पे जीनोटाइप पूछ लेता, तो जीनोटाइप क्या बनता है, जीनोटाइप अभी भी मोनोहाइब्रिड के लिए सेम है भाई, 1:2:1, ठीक है। बट यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बताना है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डायग्राम है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन कंडक्टर्स हैं, सेम करंट चल रहा है नीचे की तरफ। Copying the diagram and draw the pattern of magnetic field lines around them, showing their direction. Okay, अच्छी बात है, इसको देख लेते हैं। ये जा रहा है नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे हमारा है, ओ माय गॉड, एक्स एलिमेंट है। ओ माय गॉड क्या होता है, एक्स एलिमेंट है हमारा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थंब रूल लगाते हैं, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से बनेगा, बना लेते हैं पहले इसको। अच्छा, जब ये करंट ऊपर जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है सर्कुलर रिंग्स में। अब ये करंट जा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है, और यहां पे इनवर्ड। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही चलेगी, ठीक है। अगर करंट ऊपर होता तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये कर्ल फिंगर ऐसे चलती एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलती। अब ये करंट हमारा चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारी चलेगी क्लॉकवाइज, सेम एज यहां पे होगा। ये भी क्या होगा, यहां से आउटवर्ड होगी, निकल रही है, और यहां पे इनवर्ड होगी। अब वो क्या कहता है, देख लेते हैं। कॉपिंग द डायग्राम एंड ड्रॉ द पैटर्न, बना लेते हैं पैटर्न, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द शोइंग देयर डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हम बता चुके हैं इनकी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी, ये कुछ जाएगी, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको मैंने पूरा बता दिया +2 के अकॉर्डिंग कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से ये देखो भाई, यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, यहाँ पे एक, यहाँ से बाहर है, यहाँ से अंदर है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पार्टिकल, अगर कोई मैग्नेटिक पार्टिकल है तो यहाँ पे किस तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कैसा डायरेक्शन है, ये अंदर है, ये बाहर है। ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ से आप इसको कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे, कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स पार्टिकल है ये यहाँ पे रिपल्शन फील करेगा या अट्रैक्शन। आंसर इसका मैं कमेंट बॉक्स में करूंगा। जो बच्चे कर रहे हैं, पता मुझे भी होना चाहिए भाई, आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x which is equidistant from the conductor? Give justification of answer।
तो ये पार्ट मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, जिस बच्चे को चाहिए तो वो कमेंट करना, मैं वहां पर आपको आंसर दे दूंगा एग्जैक्ट। बाकी आप स्मार्ट है भाई, आपको आंसर पता होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, ये आपको कुछ ओम्स लॉ वाला दिख रहा है ग्राफ, आज जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। आइडेंटिफाई द ओमिक कंडक्टर। तो बिल्कुल क्लियर है, जहां पे हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की, वहां पे हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और जो स्ट्रेट लाइन है इट मींस दैट फॉलो द ओम्स लॉ, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल सोचे समझे बिना, जहां पे आपको लगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वही आपका ओमिक कंडक्टर है, जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ ए विल बी ऑफ ओमिक कंडक्टर बिकॉज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन विच करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देख लो भाई क्या कहता है, इसको भी देख लेंगे। कहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ग्राफ। तो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, द कंडक्टर दैट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक कंडक्टर हैं, जो नहीं फॉलो करते डू नॉट फॉलो वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व रहेगा, थोड़ा सा कर्व ग्राफ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ओम्स लॉ में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, वो हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज नॉन ओमिक कंडक्टर है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वो कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहेगा डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट ठीक था, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मेरे को पसंद आया। देखते हैं इसके लिए स्लाइड छोड़ी है कि नहीं, नहीं छोड़ी तो यही करते हैं कंप्लीट। कह रहा 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन। अब सर्किट बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। अच्छा क्या कहता है, फाइंड द एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग का मतलब यहां बात कर रहा है आपको क्या निकालना है, करंट के बारे में। करंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए वोल्टेज एंड आपको चाहिए रेजिस्टेंस। वोल्टेज की बात तो ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो इतने सारे दिए हैं। अब ऐसे केस में अब क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे पहले, तभी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को। अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे अफेक्टिव रेजिस्टेंस। सॉरी, अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, टोटल रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं अफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे आप। कलर हम लेते हैं ब्लू, ले लेते हैं, आज ब्लू है पानी पानी। चलो अच्छा, ये रजिस्टर की बात करते हैं R1 और R2। तो ये रजिस्टर आप दिख रहे होंगे सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, R1 और R2 को कनेक्ट करते हैं, इसको बोल देते हैं हम R12। तो ये आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 ओम हुआ। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, ये हमारा सोल्व करके बन चुका है 6, ये 6 ओम आ गया। अब 6 ओम और ये वाला 3 ओम आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो 1/1 2 3 यानी 3 रजिस्टर को सोल्व कर रहे हैं, 2 को हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया, तीसरा हमारा 3 ओम है, तो इसको कनेक्ट करेंगे 1 + 1 और R3। तो 1/6 और 1/3 को सोल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके 6। इसको आप सोल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। ये आ जाएगा 6 6 1 3 2 3/6 1/2, यानी हमारे पास R123 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। यानी अब हमारा जो इतना क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे पास आ जाता है 2 ओम।
ठीक है, अब 2 ओम तो आ गए इन सबको सोल्व करके, यानी आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। डूडू कौन सा कलर लेते हैं, ये रहा। अच्छा, यानी एक रजिस्टर आपका ये आ गया, एक रजिस्टर आपका ये आ गया, इन सबको सोल्व करके आपका आ गया 2 ओम। अब देखो तीनों रजिस्टर आपके कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपके सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या है, R1 2 3 4 5, इन सारों का अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखते हैं सीरीज में, तो सीरीज में R4 R5 प्लस ये हमने सोल्व करा है R1 2 3, ये आ जाएगा R1 2 3, ये सबको सोल्व करके आ जाएगा आपका 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 3 ओम R की वैल्यू। अब R आपके पास 3 आ गया है, V भी ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है 3 ओम। ओम्स लॉ लगा लीजिए, ओम्स लॉ लगाएंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 एम्पियर। अरे सिंपल है ना, V इज इक्वल टू आई आर, R भी आपके पास 3 ओम है, V भी 3 है, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। एक हमारा स्टूडेंट का बोलता है कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या होता है, इससे अच्छा तो नास ही कर दिया, ना ही करियो कैलकुलेट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन। कह रहा आयुष वेंट टू द नियर बाय पार्क एंड सो द पीपल आर थ्रोइंग लेफ्ट ओवर फूड, यानी बायोडी वेस्ट, प्लास्टिक कप्स, नॉन बायोडी वेस्ट, पॉलिथीन बैग्स, हेयर एंड देयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कह रहा सजेस्ट एनी 2 ways to make people realize that improper disposal of waste is harmful to the environment। भाई बात तो सही है डेफिनेटली कि जो improper disposal है वेस्ट का वो डेफिनेटली हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो कैसे, if we throw non biody waste it create a heap of it, बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा। सेकेंड वन, that occupy space, biody waste on accumulation cause breeding of mosquitoes that will spread disease। थर्ड पॉइंट, अगेन हम बायोडी वेस्ट के बारे में ही बात करते हैं। इफ दिस बायोडी वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड एंड बिकम अ हीप, देन इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल दैट मेक लाइफ मिजरेबल। ये 2 पॉइंट हो गए बायोडी वेस्ट के बारे में। थर्ड पॉइंट अगेन हम देखते हैं किसके बारे में, फोर्थ पॉइंट नॉन बायोडी वेस्ट के बारे में, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। इफ दिस वेस्ट थ्रोइंग इनटू द, किसमें, थ्रोइंग इनटू द वाटर बॉडीज, then definitely it will pollute the water bodies and also can kill aquatic animals। जैसे बात करते हैं DDT और पेस्टिसाइड्स की, when these DDT pesticides throwing in used in the land, in the soil, then just because of raining or overflowing, this can flowing into the water bodies, that can disaster, because इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा। और बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, टॉप कार्निवोरस के एनिमल्स का वैनिश हो जाना सोसाइटी से। ठीक है, तो ये आपका इतने सारे पॉइंट सफिशिएंट है, मतलब 2 पॉइंट आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बता सकते हैं, 2 नॉन बायोडी वेस्ट के बारे में, और इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते सोसाइटी से, मतलब खत्म भी नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी अबॉलिश, दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। तो हम इसके पॉइंट, एक पॉइंट लास्ट में लिख सकते हैं। चलिए, suggest 2 alternatives for the proper disposal of plastics। तो proper disposal के लिए हम क्या कर सकते हैं, we can recycle plastics या we can reuse plastics as we can। और क्या प्लास्टिक है, अनयूजेबल प्लास्टिक
कैन बी यूज्ड फॉर लैंडफिल। और अब तो एक ऐसी टेक्निक भी आ गई है कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के वो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल में कन्वर्ट करने की, कि भी उसको हम फ्यूल में कन्वर्ट कर सके। पर जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आती, वी मस्ट फॉलो दीज टेक्निक्स एंड दिस मस्ट बी फॉलो टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हैप्पी। चलते हैं सेक्शन सी पे, जहां पे आपके चाहिए डिटेल्ड नॉलेज एंड फ्री के मार्क्स। ये फ्री के मार्क्स क्या होते हैं? क्या आपको इस सेक्शन सी के करने या ना करने पे पूरे मिलेंगे? नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई आपको पूरा डीप कंसेप्ट पता होना चाहिए। डीप कंसेप्ट होने पे आपको मोस्ट ऑफ द आइडियाज मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप है। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन सी वाला पार्ट बहुत आप जल्दी कर लेंगे। ये बनाया ही किस लिए है? ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है सोसाइटी से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको डिस्कस हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। चलो, और अभी भी यहां से अगर क्वेश्चन छोड़ देते हो आप, पता है क्या ही कहना। कह रहा है an experiment was performed by Aman in which the plant having the round yellow seeds was crossed with the having wrinkled and green seeds। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है भाई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फ्री वाले मार्क्स है, छोड़ना नहीं, सारा कुछ दे दिया है, जीन्स भी दे दिए हैं साथ में ब्रैकेट में। कह रहा है if round yellow are the dominant allele then what will be the phenotype of the seeds produced in F1 generation। F1 जनरेशन में क्या प्रोड्यूस होंगे? सिंपल क्वेश्चन है, राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव ट्रेट्स है, रिसेसिव कैरेक्टर है। और जब इसकी F1 जनरेशन होगी तो F1 जनरेशन में इसकी जीन्स लिख लेते हैं पहले, एंड ये आ गया आपके पास स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनका F1 जनरेशन होगा, क्रॉस होगा, so only dominant character will come into existence। so dominant characters ही आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये पुट अप कर रहा था कि if round yellow seeds dominant allele then what will be the phenotype of the seed। तो phenotype क्या बनेंगे? only round yellow। पहला फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, what type of the pollination will be required to produce F2 generation। F2 जनरेशन के लिए हमें किस टाइप का पोलिनेशन चाहिए? सेल्फ पोलिनेशन। इतनी बार ये क्वेश्चन कर लिया, अब की बार ये आंसर का बिल्कुल परफेक्ट आपको पता होना चाहिए। थर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द सीड कॉम्बिनेशन विल बी ऑब्टेन इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन। लो, सेकंड का आंसर आपको यहां मिल भी गया। देखो, ये होता है टेक्निक आंसर को पकड़ने की, कि आपका क्वेश्चन को सारा रीड करो। तभी बोलते हैं कि 10 मिनट्स बिफोर आप क्वेश्चन को रीड करो। और जब आप इस टाइप के क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना केस बेस में, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है, इसको फॉलो करना है। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन ऑल्सो मेंशन देयर रेशियो। क्या भाई कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा राउंड येलो, फिर बनेगा राउंड ग्रीन, फिर बनेगा रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड, फोर्थ बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। इसकी रेशियो क्या बनेगी? राउंड येलो रहेंगे आपके पास 9, ये रहेंगे 3, ये भी 3 एंड ये 1। तो फिनेटिक रेशियो आपकी बन गई 9:3:3:1। बच्चों वाला क्वेश्चन। चलिए, इफ अ क्रॉस बिटवीन, अच्छा ये क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे, अब आपको ये पूरा 2 मार्क्स में पुट अप किया हुआ है, तो आप पूरा यहाँ पे आपको सबसे पहले राइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज वाला, कि व्हेन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन देयर आर 4 केसेस विल अराइज। नाउ दिस 4 केसेस आर 1 2 3 4। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में आप लेंगे, देन फिनेटिक रेशियो। फिनेटिक रेशियो क्या होगी? फिर ये आंसर आप राइट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ब्यूटीफुली mentioned. If a cross between plants having round yellow seeds having the wrinkled green seeds of an example of dihybrid cross, if yes, why? क्या रहा कि ये जो राउंड ग्रीन और राउंड येलो रिंकल ग्रीन वाले जो सीड्स हैं, क्या ये एग्जांपल डाइहाइब्रिड का है? अगर है तो क्यों है? बिल्कुल डाइहाइब्रिड का है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग या वी आर टेकिंग कंसिडरेशन taking 2 characters या 2 traits of seeds।
कौन कौन से 2 ट्रेट्स हैं? फर्स्ट वन इज कलर ऑफ सीड एंड सेकंड वन शेप ऑफ सीड। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में है, तो 2 मार्क्स में आप इसको जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कलर कौन कौन से ले रहे हैं आप। अच्छा, शेप की बात करेंगे तो शेप बताएंगे कौन कौन सी शेप ले रहे हैं, और जब इनका F2 जनरेशन होगा तो F2 जनरेशन में क्या केस बनते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पता है, ठीक है। अदरवाइज नाम लिख देना कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन बनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जीन्स के बारे में बता सकते हैं अगर आप बता सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ये आपका एलिमेंट है ए, एटॉमिक नंबर दे दिया 11, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन दे दिया KLMN का। कहता स्टडी दिस इंफॉर्मेशंस एंड रिलेटेड टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनका आंसर करना है आपको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ दिस गिवन एलिमेंट इज और आर नॉन मेटल और मेटल्स। तो नॉन मेटल और मेटल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉन मेटल्स पूछे हैं तो नॉन मेटल्स में आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन के गेनर होते हैं, मतलब गेन करेंगे। तो यहाँ पे तो भाई ये तो डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ठीक है। यहां पर डेफिशिएंसी है, कमी है। तो कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है? तो आंसर हमारा रहेगा E 70 नंबर का। तो आंसर रहेगा E हैविंग 70 नंबर। अब क्यों है यहां पे रीजन बताना आपको, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। नेक्स्ट, विच एलिमेंट विल फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको टर्म 1 में पूरा डिटेल में बताया था, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों मीडिया की तरह काम करता है, ठीक है। और एसिडिक और बेसिक मीडिया में हमारे पास 2 एग्जांपल थे थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल से, एक तो जिंक और एक एल्यूमिनियम। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक की तरह काम करते हैं। अब जिंक का तो इसमें नहीं बात कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में डेफिनेटली एल्यूमिनियम के बारे में बात करी होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको कहां दिख रहा है? जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, वो हमारा एल्यूमिनियम है। तो ये हमारा एल्यूमिनियम यानी बी एलिमेंट हमारा एम्फोटेरिक की तरह काम करेगा। तो आंसर रहेगा ये आपका एम्फोटेरिक कौन सा है? बी। चलते हैं नेक्स्ट। Which of the given element have a valency of 1 and which element form dipositive ion? Dipositive ion. Dipositive स्पेलिंग गलत होगी शायद यहाँ। अच्छा, which of the given element has a valency of 1 electron? Valency of 1, पहले 1 valency वाला बताना है आपको। And which element form a dipositive ion? 2 क्वेश्चन बता रखा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कौन, यानी जिसकी वैलेंसी एक किसकी हो सकती है? अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की 11 नंबर की, यानी ए एलिमेंट की। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो इसकी वैलेंसी 1 प्लस हो गया। अच्छा, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाला यही होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और पॉजिटिव बन जाएगा, यानी यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव है, मोनो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरा अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसकी वैलेंसी -1 बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इसकी भी वैलेंसी 1 है बट ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, डाई की बात कर रहा था कि डाई पॉजिटिव कौन सा होगा? तो डाई पॉजिटिव वो होगा जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा जो डी एलिमेंट है और ये हमारा कैल्शियम होगा 20 नंबर का, ये डाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट में अगर कुछ देखते हैं। हाँ, और पार्ट में दिया हुआ है विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गिव रीजन। रीजन तो भाई आप बताएंगे कि मेटल और नॉन मेटल कौन से हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, सिर्फ बहुत बार बता चुके हैं। अब इसका में मेटल कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, यानी ए मेटल है, बी ये भी मेटल है, सी ये भी मेटल है, डी ये भी मेटल है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये भी 2। ये हमारा नॉन मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, उल्टा ये मांग लेगा, मांगता नहीं का। चलो, दिस इज ऑल अबाउट योर
सैंपल पेपर 7। अब तो क्या ही बचा है, अब बचा है हमारा वीडियो का सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जुट जाइए 40/40। भूल जाइए दोस्त, भूल जाइए शादी, यहां से शुरू होगी आपकी बर्बादी। तो बर्बादी को छोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कंटेंट करो। तो और तो क्या रह गया भाई, 40/40 के लिए जुट जाओ। अपना ध्यान रखिए बेटा, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ आपको लगता है डाउट सेक्शन में तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक्टिव रहिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।